हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिस्ट्री बज़। आज हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए एक नया इंटरव्यू, जो कि आज अविचल के साथ है। अविचल अभी सीपीएस से पीएचडी कर रहे हैं। जेएनयू के सेंटर जो है सीपीएस, जो कि पॉलिटिकल स्टडीज़ में पीएचडी करवाता है। तो आज हम अविचल से जानेंगे कि सीपीएस में किस तरह से पीएचडी होती है, क्या शेड्यूल रहता है और कितना वो डिफरेंट रहता है बाकी सेंटर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द चैनल अविचल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं सीधा क्वेश्चंस पे आऊँगा। मैं चाहूँगा आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी एजुकेशनल जर्नी कैसे रही, कैसे आपने पीएचडी में यहाँ पे एंट्रेंस लिया और अभी कैसा चल रहा है। तो मैं तो बेसिकली आता हूँ नागपुर महाराष्ट्र से और मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो भी नागपुर से हुआ है। मेरा बैचलर्स जो है वो भी हिसल कॉलेज है नागपुर का, वहाँ से हुआ है। और मेरा मास्टर्स भी जो है वो आरटी अभिमन्यु राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी वहीं से हुआ है। और उस समय पे जेएनयू का जो है, जो हमारी जितनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जेएनयू, एचसीयू या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, बीएचयू हो गई और बाकी जितनी भी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली हो गई, डीयू हो गया। तो डीयू के बारे में तो फिर भी बहुत लोग जानते हैं कि डीयू एक एक जगह है, लेकिन जेएनयू के बारे में भी हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत लेट तक पहुंची। और हमको ये भी हमको तब पता चला बिकॉज जहाँ पे मैं कॉलेज में, इस्लाम कॉलेज में जहाँ पे मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की मैम थी वो जेएनयू से उनका मास्टर्स है। और फिर उनके उसके उसके बाद जब मैं आरटीएमएनयू में नागपुर, मैंने मास्टर्स के लिए भी जेएनयू ट्राई किया था, लेकिन उस समय हुआ नहीं मेरा जेएनयू। तो लेकिन जब मास्टर्स भी जब मैं करने यूनिवर्सिटी नागपुर यूनिवर्सिटी पहुंचा, तो वहाँ पर भी विकास जाम्बुलकर सर जो थे, उन्होंने वो एमफिल जो है उन्होंने जेएनयू से किया था। तो इस तरीके से मैं जो है, जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सस्ती शिक्षा आप ले सकते हैं। ये हमको मतलब उस तरीके से बाद में पता चला। और एजुकेशन जर्नी जो है वो सो नागपुर यूनिवर्सिटी जो है बहुत प्रख्यात यूनिवर्सिटी नहीं है। वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें हमको झेलनी पड़ी कि कोर्स स्ट्रक्चर जो है, फिर वहाँ पढ़ाने का जो ढंग है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके जो ऑल ओवर इंडिया में जो डीयू से बच्चे आ रहे हैं, जेएनयू से खुद पढ़े हुए हैं, बीएचयू से पढ़े, बड़े बड़े एचसीयू से पढ़े हुए, सबके साथ एक कंपटीशन फिर पीएचडी के लिए जो है यहाँ पे हुआ। और फिर पीएचडी में भी फिर उसका जर्नी ऐसी रही कि मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद फिर 1 साल का गैप आया, क्योंकि कोविड भी था उस समय। फिर उसके बाद उसी दौरान मैंने फिर मुझे पता चला कि जेआरएफ करके कोई एग्जामिनेशन होती है, यूजीसी नेट जेआरएफ। तो वो एग्जामिनेशन के बारे में जब जाना तो पता चला कि अच्छा, अगर हम पीएचडी में एडमिशन लेते हो, जेआरएफ निकाल लेते हो, तो हमको 5 साल जो है उनको जो है फंडिंग मिलेगी। तो आगे करियर का कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, कैसा होना है। तो बोले चलो यही एग्जाम जो है इसको देके एटलीस्ट अपने 5 साल जो है सिक्योर करते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जेआरएफ की एग्जाम निकाला। फिर जेआरएफ के साथ ही साथ मैंने जेएनयू का भी एग्जाम दिया था। और जेएनयू का एग्जाम देने के बाद मेरा काफी 3 जेआरएफ के कैटेगरी से मतलब मेरा इंटरव्यू था, और 3 इंडिपेंडेंट जो मतलब जेएनयू ई उस समय होता था। तो जेएनयू ई से भी मेरा तीनों, जहाँ पे मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, उस समय सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज को मैंने थर्ड थर्ड प्रेफरेंस रखा था। तो ये हुआ। फिर उसके बाद मुझे काफी अच्छे नंबर थे, 100 में से 79 कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थे, एसआईएस का सेंटर है वो। लेकिन फिर जब इंटरव्यू में मैं बैठा तो इंटरव्यू में पता चला कि मुझे 30 में से 1 नंबर मिल रहा है। तो 30 में से 1 नंबर मिलने का कारण क्या है, फिर जब मैं जेएनयू आया, फिर मैंने जब पता करी चीजें, तो पता चला कि किस तरीके से एक विशेष आइडियोलॉजी का वहाँ पे डोमिनेंस है। और उसके कारण जो है, जितने भी मार्जिनलाइज तबके से लोग आते हैं, एससी एसटी ओबीसी तबके से लोग आते हैं, उनको 0 1 2 नंबर देके ऐसा बाहर कर दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा एक संघर्ष भी रहा है कि वाइवा वोसे में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये बहुत बाद में आके यहाँ पे पता चला कि इस तरीके का एक जो है जाति के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर ऑब्वियसली नाफे कमेटी की रिपोर्ट भी बोली थी कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो 30% से 15% जो है वाइवा वोसे करना चाहिए। तो ये एक जर्नी रही है। फिर अंदर आने के बाद एक अलग संघर्ष रहा कि सुपरवाइजर मिलने का एक संघर्ष वो अलग होता है कि आप अंदर तो आ गए, लेकिन आपको अच्छा सुपरवाइजर चाहिए, तो उसका एक संघर्ष शुरू हुआ। फिर उसके बाद ये रहा कि हाउ टू मेक योर रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस देना। तो अब तो मैं थोड़ा एडवांस स्टेज में हूँ, मैंने अपना एक पहला चैप्टर भी अभी रिसेंटली सबमिट किया है। तो वो भी एक रिसर्च प्रपोजल की एक जर्नी रही कि मैं इंटरव्यू में कैसे आया, फिर उसके बाद अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, फिर उसके बाद चैप्टर। तो वो एक भी एक जर्नी एक अलग रही। तो अभी आपने जैसे बताया कि सीआईपीएस पे आपको 1 नंबर दिया इंटरव्यू में, सीपीएस में भी। सीपीएस में मुझे 10 नंबर थे उस समय। CPS सीपीएस में उतना मुझे नहीं लगा 30 में से, बट 1 नंबर मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मिला था तो शायद। सीपीएस जिसमें कि आप अभी पीएचडी कर रहे हैं, उसमें आपका इंटरव्यू कैसा था? मतलब कितने पैनल मेंबर्स थे
उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछे, आपका प्रपोजल किस टॉपिक पर था, हम्म, आपके टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे या आउटसाइड द टॉपिक जो जनरल सब्जेक्ट जो होता है उससे हम्म। भी क्वेश्चन पूछे, अगर आप उस पर थोड़ा हाईलाइट करना तो चाहें। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा था मेरा जो इंटरव्यू रहा था सीपीएस में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा थर्ड प्रेफरेंस था, हालांकि वो मेरा कोर डिसिप्लिन है, लेकिन उस समय मुझे इंटरेस्ट थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा मेरा जो था रुझान उस तरफ था। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए आया तो पैनल में सबसे पहले तो एक मुझे ये प्रॉब्लम भी लगती है कि पैनल जो होता है, जितने भी प्रोफेसर टोटल जितने भी फैकल्टी होते हैं वो 5-5-5 के ग्रुप में जो है इंटरव्यू लेते हैं। तो लेकिन आपके टाइम पे 5 प्रोफेसर हाँ ऐसे 5 प्रोफेसर 4-5 4-5 के इससे होता है। फिर वो लक फैक्टर उसमें बहुत आ जाता है कि आपको किस पैनल में आपका किस पैनल में आप फिट आए हो। चल रहा है हाँ अभी किस बंद हो जाए, कोई नहीं चल रहा। किस पैनल में आप आ रहे हो वो भी एक लक फैक्टर हो जाता है। तो मेरा पैनल उस तरीके से थोड़ा अच्छा पैनल था। और मेरा ये भी हुआ था कि इन द इंटरव्यू आई गॉट वेरी नर्वस। हालांकि एचसीयू में मैं उसके पहले इंटरव्यू देके आया था, मेरा एचसीयू में एडमिशन भी हो गया था और मतलब वेटिंग लिस्ट में मैं फर्स्ट था और मुझे पता था कि जो 2 मेरे ऊपर कैंडिडेट्स हैं वो जेएनयू के हैं, तो उनके 100% जेएनयू में हो जाएगा। तो एचसीयू में मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा रहा, वहाँ पे सारे पैनल बैठा था। बट यहाँ पे ये हुआ कि 5-5 के ऐसा ना कोहोर्ट में जो है इंटरव्यू लिया गया। लेकिन इंटरव्यू जब मैं देने गया तो आई गॉट वेरी नर्वस एंड आई चोक ट्वाइस इन द इंटरव्यू विच हैपेंस, इट इज नॉर्मल विच इट हैपेंस कि आप बताते बताते जब आप इतने बड़े बड़े प्रोफेसर जो है जिनकी किताबें आप पढ़ के आ रहे हो, जब उनको अपने सामने देखते हो बैठे हुए, वो आपको सवाल जवाब करते हैं तो आप बहुत नर्वस हो जाते हो। तो आई गॉट कम्प्लीटली ब्लैंक 2 टाइम्स। बट मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि इतना मुझे मोटिवेट किया, इतना मुझे पुश किया, जो भी मेरे पैनल में जो भी हमारे प्रोफेसर या फैकल्टीज बैठी थी उन्होंने काफी मुझे मोटिवेट किया कि अच्छा इसके बारे में बताया, अच्छा आपने ये लिखा है, आप इसके बारे में बताएं। और क्वेश्चंस उनका पूरा प्रपोजल से रिलेटेड ही था। वो ये भी पूछते जो जो हालांकि आज से मास्टर्स करते तो उनको ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि आपने मास्टर्स में क्या पढ़ा, मास्टर्स में आपको कैसा कौन सा टॉपिक जो मतलब जो भी आपका फील्ड है किस में इंटरेस्ट है, फिर उसके हिसाब से भी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इंटरव्यू में आपको इस तरीके से भी सवाल पूछते हैं, आपका प्रपोजल जो आप बनाते हैं उसके ऊपर आपको सवाल पूछते हैं। तो मुझे बेसिकली जितने सवाल थे मेरे प्रपोजल से रिलेटेड और जो मैं आंसर दे रहा था उसी से कुछ पिक करके, उसी में से एक कंसेप्ट को पिक करके वो उस तरीके से सवाल जवाब करते हैं। तो आप मेंबर्स के बारे में अगर कुछ बता सके, कौन कौन मेंबर थे आपके पैनल में, और क्या सीपीएस में अभी भी ऐसा ही होता है कि 5-5 प्रोफेसर्स का ग्रुप होता है, वो अलग अलग पैनल्स बनते हैं 5-5 प्रोफेसर्स के, जैसा आपने बताया, अभी भी वही फॉर्मेट हाँ है? अभी भी मतलब लास्ट ईयर तक भी अभी तक वही हुआ और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार भी वैसे ही होगा। और और सवाल क्या किया था? मतलब जैसे अगर आप प्रपोजल लेके जाते हैं अपना, तो क्या मल्टीलिंगुअल हो सकते हैं प्रोफेसर, या प्योरली इंग्लिश में ही इंटरव्यू प्रेफर करते हैं प्रोफेसर? नहीं, वो काफी उस मतलब मेरा पैनल काफी लीनियंट था उस मामले में कि काफी मल्टीलिंगुअल था, क्योंकि हम जानते हैं कि जेएनयू में जो आते हैं बच्चे जो आते हैं वो कई समाज के बेहद गरीब तबके से भी आते हैं और विभिन्न तबकों से हमारे पास जो है स्टूडेंट्स आते हैं। और एवरीबडी इज नॉट दैट फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड एवरीबडी डोंट हैव द कमांड ओवर द लैंग्वेज। तो उसके आधार पे आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आपको, मतलब मेरा इंटरव्यू तो उस तरीके से हुआ था कि आप जिस भी लैंग्वेज, और मैंने जितना भी लोगों से सुना है जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, आप वो आपके आइडिया को मैटर करता है, आपके आइडियाज के ऊपर फोकस ज्यादा। तो अब जैसे जो नए एस्पिरेंट्स जो आ रहे हैं पीएचडी का इंटरव्यू देने जेआरएफ के थ्रू या नेट के थ्रू, जिस भी कैटेगरी के थ्रू, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? प्रपोजल बनाते टाइम उन्हें किस किस पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जहाँ पे फोकस करना चाहिए प्रपोजल बनाते टाइम, की एक नॉट आइडियल एज पर से, बट एक जिससे कि वो मैक्सिमाइज कर सके अपना स्कोर एक कैंडिडेट? हाँ, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए प्रपोजल? हाँ, तो सबसे पहले तो प्रपोजल जो मैं यही रिकमेंड करता हूँ सभी को कि आप रिसर्च करने आ रहे हैं, आपने रिसर्च की नहीं है, यू आर जस्ट पुटिंग अ स्टेप इनटू टू डू योर रिसर्च, है ना। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी टॉपिक आप अगर लेके आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है या आपको एकदम नया कुछ ढूंढ के लाना है, ऐसा नहीं। your interview is your presentation. Obviously there needs to be a research gap और एक स्ट्रक्चर होना चाहिए,
लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे एस्पिरेंट्स का रहना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं। आपका आइडिया है, उसको आप कैसे उसको आप पे आइडिया पे कमांड होना चाहिए। फिर सब दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपका जो प्रपोज़ल है, उसका आपका स्ट्रक्चर आपको पता रहना चाहिए कि पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है, फिर इंट्रोडक्शन आता है, फिर रिसर्च क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, फिर रिसर्च क्वेश्चन से ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, फिर उसके बाद रिसर्च गैप क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो एग्जिस्टिंग काम हुआ है और जो अभी आप जो जानना चाहते हैं उसके बीच का जो गैप है उसे रिसर्च गैप कहते हैं। फिर उसके बाद आपका लिटरेचर रिव्यू कैसा होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू जो है आपका ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में वो ये कहते हैं कि आपने एक एक किताब पढ़ लिया, आपने एक एक किताब की समरी लिख दिया। हाँ हाँ। पर लिटरेचर रिव्यू वैसा नहीं होता। लिटरेचर रिव्यू होता है थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू। जैसा अगर आपके टॉपिक में प्रोपोजल में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे अगर आप एक एग्जांपल लेके बताना हाँ, चाहें लिटरेचर जैसा कि किसी बुक हाँ, की। जैसा एक मैं ही अपने आइडिया का एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं प्रपोजल अपना लेके आया था, हालांकि अब मेरा जो रिसर्च है वो चेंज हो गया है, बट जो उस समय जब मैंने प्रपोजल लेके आया था तो मेरा प्रपोजल था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड मीडिया के ऊपर मेरा प्रपोजल था, एंड हाउ इट मेक्स अ कंज्यूमर ह्यूमन अ कंज्यूमर। मैं जब टॉपिक लेके आया था तो आई वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट, जो एक नियो मार्क्सिस्ट ग्रुप है, जो कि काफ़ी उन्होंने काम इस चीज़ पे किया है कि सोसाइटी के डायमेंशंस बहुत जगह खोले हैं। सोशल साइकोलॉजी, सोशल फिलॉसफी, फिर उसके बाद स्टेट को देखने का नज़रिया कैसा है। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उन आइडियाज़ से, और उनका मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा, एक कल्चर इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा क्रिटिक है। तो मेरा यही था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड मीडिया एंड हाउ इट मेक्स अ ह्यूमन इनटू अ कंज्यूमर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट आ गया, फिर उसके ऊपर मीडिया एक कंसेप्ट आ गया, फिर उसके ऊपर कंज्यूमर एक कंसेप्ट आ गया, है ना? ये तीन, और ह्यूमन एक कंसेप्ट आ गया। तो ये चार कंसेप्ट जो है आपके टाइटल में आपको दिख रहे, चार कंसेप्ट। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो आइडिया है, तो वो फ्रैंकफर्ट स्कूल का आइडिया में थीमेटिक अगर मैं लेना चाहूँ तो फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है वो किस आइडिया पे कैसा बात करता है, तो वो एक थीम मैं उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करूंगा। जो थियरिस्ट जो है, जो सोशल साइकोलॉजी पे बात करते हैं, जो सोशल फिलोसफी पे बात करते हैं, सोशल डायमेंशन में बात करें, पब्लिक स्फीयर पे बात करें, तो ये एक थीम मैंने फ्रैंकफर्ट स्कूल की बना ली है। तो वो थीम में जितने भी, जैसा फॉर एग्जांपल हर्बर्ट मार्क्यूस की किताब है वन डायमेंशनल मैन, और फिर उसके बाद यर्गन हैबरमास की किताब है कम्युनिकेटिव एक्शन। तो इनके जो थीम्स, कॉमन थीम्स जो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मुझे, और उसके साथ लिखना पड़ेगा। फिर कंज्यूमर के ऊपर क्या क्या लिटरेचर अवेलेबल है, कंज्यूमर किस तरीके कैसे बनता है, किस तरीके का कंज्यूमर है, हम पहले जब प्री टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में थे तो किस तरीके से हम आते थे, फिर टेक्नोलॉजी आने के बाद हम किस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हम एक कंज्यूमर की एक आइडेंटिटी फॉर्म हुई, तो वो हो गया। तो इसका एक थीम, कंज्यूमर एक थीम हो गया। तो ये प्री टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, पोस्ट टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, उसका एक थीमेटिक ये हो गया। फिर उसके बाद मीडिया है, तो मीडिया के ऊपर थेरिस्ट ने क्या बोला है, मीडिया कैसे फंक्शन करता है। तो बहुत सारे थेरिस्ट ने मीडिया के ऊपर अलग अलग बात रखी है, जैसा नॉम चॉम्स्की, एडवर्ड हरमैन, इनका एक बहुत मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट बहुत अच्छी किताब है। फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल का खुद का लिटरेचर है जो कल्चर इंडस्ट्री की बात करते हैं। फिर उसके बाद और फिर हम नीचे आ जाते हैं और लेटेस्ट में आ जाते हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत काम है, मैनुअल कास्टेल्स का काम है, फिर उसके बाद संगीत कुमार का काम है, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे थे। तो उसको एक थीम, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कंसेप्ट, और फिर उस थीम के हिसाब से आपको जो है आपका लिटरेचर फिट करना है, तो इसको कहते हैं थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू। अच्छा। और फिर जैसे अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट या कोई रीजनल मीडियम से है, तो उसको मतलब जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वही प्रपोजल तो इंग्लिश में ही बनाना पड़ेगा, उसका कोई अदर वे अराउंड नहीं है। तो वो किसी टूल्स के हेल्प ले सकता है, या वो किस तरह से अपना, क्योंकि उसने पूरी स्कूलिंग और बैचलर्स अपनी एक ही मीडियम में की है और मास्टर्स भी उसका उसी मीडियम में हुआ है, फिर उसे अचानक से पीएचडी में पूरा थ्रू आउट इंग्लिश में प्रपोजल बनाना पड़ेगा, तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए अगर आप कुछ बता सकें। उसको ओवरकम करने के लिए तो एक है कि सबसे पहले हायर एजुकेशन में अगर आप आ रहे हैं तो ये तो चीज़ है कि आप इंग्लिश से बच नहीं सकते, ये एक चीज़ है। तो बट ये भी नहीं है कि इंग्लिश ही सब कुछ है, इंग्लिश ही आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो आपको ये करना है कि आपको एटलीस्ट पढ़ना लिखना तो जो है वो पढ़ना तो आपको आना चाहिए। फिर आपके पास बहुत सारे जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैं एक जनरेटिव एआई यूज़ करता हूँ, ले चैट, जो कि चैट जीपीटी से भी एक अच्छा एडवांस एक है।
तो आप आइडियाज उसको आपने आइडियाज क्या अगर लेचैट लेचैट LECHAT तो ये मतलब चैट जीपीटी की तरह ही है या हाँ फिर ये डिफरेंट चैट है? जीपीटी की तरह ही है, बट थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है, जहाँ पे आप अगर आप अच्छा प्रॉम्प्ट देते हो तो अच्छा और अच्छा आपको रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा। तो जैसा आपने कोई किताब पढ़ लिया तो ये किताब का एक आर्ग्यूमेंट होता है, तो उस आर्ग्यूमेंट को अगर आप जनरेटिव एआई में डालेंगे और उसको बोलेंगे कि प्रोवाइड मी अ गुड लिटरेचर रिव्यू, जो 4-5 आर्ग्यूमेंट अगर आपने डाल दिया और जनरेटिव एआई को एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि आप इसका मुझे इस सेक्शन का, और प्रॉम्प्ट जो है एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी एक अलग स्कूल जो चालू हुआ है, तो प्रॉम्प्ट देना मतलब आपको उसको बताना है कि आपको करना क्या है, करना क्या करना basically क्या है। आपको हाँ, कमांड दे रहे आपको हैं, कमांड, हाँ कमांड दे रहे हैं कमांड दे उसको रहे हैं कि अब मुझे कि ऐसा ऐसा चाहिए। तो एक डिटेल कमांड दीजिए कि अगर आपने पहले तो आप जो किताब पढ़े उसका जो है आर्ग्यूमेंट 500 वर्ड में उसको लिखिए, ठीक है, चाहे वो हिंदी में लिखिए चाहे वो इंग्लिश में लिखिए। ऐसे जो भी आपका लिटरेचर है, आपके रिसर्च पेपर्स है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिखिए, फिर उन सारों को जो है जनरेटिव एआई पे डालिए, फिर उसको बोलिए कि गिव मी अ गुड लिटरेचर रिव्यू ऑन अ थीमेटिकल बेसिस ऑफ दिस थीम और दिस कॉन्सेप्ट, और वो आपको एक अच्छा सा एक कंसेप्ट के लिए आपको अच्छा एक लिटरेचर रिव्यू मिल जाएगा। चाहे आप उसको हिंदी में डालिए, अगर आप हिंदी में डालते हैं तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश, और वो बहुत आराम से हो जाएगा। तो जनरेटिव एआई की टूल्स का अगर मदद आप लेते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो सॉल्व हो सकती है। अब मैं अगले पार्ट पे आना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया आपको सीआईपीएस में 1 नंबर दे दिया है, SIS में, तो जैसे मार्जिनाइज सेक्शन से जो बच्चे आते हैं अभी, जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, काफी मार्जिनाइज सेक्शन से आएंगे बच्चे ऑब्वियसली, तो जब ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर करते हैं हम कि किसी के सरनेम की वजह से उसको 1 नंबर दे दिया, 0 नंबर दे दिया, 2 नंबर 3 नंबर दे दिया, तो बच्चे बड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी लोग अप्लाई तक करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो उन्हें वो एक ह्यूमिलिएशन नहीं फेस करना। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इस ह्यूमिलिएशन की, सिर्फ इस ह्यूमिलिएशन की डर की वजह से अप्लाई ना करें, ऐसा ना हो, अप्लाई कीजिए, बाकी यहाँ पर लोग हैं जो उनका साथ देंगे बिल्कुल, तो आप उनको अगर थोड़ा सा गाइड कर सकें। हाँ, तो यही है, जब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से फिर कैंपस की पॉलिटिक्स की तरफ एक अपना ये बताऊंगा कि जब मुझे 30 में से 1 नंबर मिला था, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार इतना अगर खराब मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो एग्जाम में ही बाहर हो जाना चाहिए था, बिल्कुल, तो मैं यहाँ तक आना ही चाहिए था। मुझे समझा ही नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या। आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज, वेरी मच परप्लेक्स्ड कि यार ये कैसे क्या हो गया। देन आई डिसाइडेड कि यार ऐसा हुआ है तो चलो जाके देखते हैं कि बात करते हैं लोगों से कि ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ आने के बाद फिर फर्स्ट टाइम मैं DU में आया, फिर DU में कुछ प्रोफेसर से बात किया। मैं याद है मुझे सुकुमार सर भी उस समय मुझे मिले थे DU में, और उनका चेम्बर खुला था तो उनसे बात किया। फिर JNU में आया, कुछ लोगों से बात किया, तो ये समझ में आया है कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का जो कब्जा कुछ सेंटर्स में जो होता है, तो वहाँ पे जो है इस आधार पे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो चलते रहता है। तो स्पेसिफिकली वो राइट की आइडियोलॉजी जो आती है वो आपको, बट इसका मतलब ये नहीं है कि SC ST OBCs को या माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो लोग आते थे 2014 के पहले उनको बहुत अच्छे नंबर मिलते थे। इस कैंपस में जो भी सवर्ण जाति से जो लोग और प्रोफेसर यहाँ पे, चाहे वो लेफ्ट के हो या राइट के हो, वो जब भी मार्जिनलाइज सेक्शन का कोई बच्चा आता है तो उसके साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। लेकिन इससे डीमोटिवेट होने की बात नहीं है। अगर आपने अपने क्राफ्ट पे अगर आप काम करते हैं, अगर अपने आइडिया पे आप काम करते हैं और आप स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करते हैं कि किस सेंटर में किस तरीके की डेमोग्राफी है, आपको ये पता रहना चाहिए। JNU में एक गलती मुझसे हुई थी फर्स्ट टाइम, मैंने सेकंड टाइम वो गलती नहीं किया। सेकंड टाइम मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस जो है CPS को ही रखा था, फर्स्ट टाइम मैंने थर्ड प्रेफरेंस रखा था। तो मुझे पता था कि SSS में जो है उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं है, कम, मतलब SSS स्कूल में मैं अपने सेंटर की मैं बात करता हूँ, वैसे बाकी सेंटर्स में भी बहुत ज़्यादा इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। तो आपको यही है कि आपको आना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जानना पड़ेगा कि कौन से सेंटर की डेमोग्राफी क्या है, क्या कौन सी डोमिनेंट आइडियोलॉजी वहाँ पे फंक्शन करती है। और नहीं तो अगर आप नहीं आ सकते, आप बहुत दूर रहते, दिल्ली के बाहर, बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली के बाहर अप्लाई करते हैं, तो हमारा संगठन भी है बापसा, और यहाँ पे बापसा को आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कहाँ पे हम अप्लाई करना है, तो हम उसके लिए भी आपको गाइड कर सकते हैं। बापसा के इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे तो आपको जितने भी ऑफिस बेरर्स है आपको उनका नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये संगठन जो है मार्जिनलाइज तबके के लिए ही काम करता है कि जहाँ हमारे पास जो वाइवा वोसे में डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर उसके बाद
जितना भी प्रताड़ना होती है, जो भी चीज़ें हमारे हमारे समाज का जो बच्चा फेस करता है, तो उसके लिए हम तो यहाँ खड़े हैं। तो यही ये रहेगा कि कुछ भी अगर होता है तो आप रीच आउट कर सकते हैं और अपने क्राफ्ट पे जो है काम और करते एट लास्ट एवरीबडी नीड्स अ गुड रिसर्चर। रिसर्च। अगर आपका अपने हाँ, सब्जेक्ट पर कमांड है, कमांड आपका है। अपने टॉपिक पर कमांड है, तो कोई भी प्रोफेसर आपको अपने अंडर एज अ स्टूडेंट रखना चाहेगा, रखना क्योंकि हर किसी को एक अच्छे रिसर्चर की जरूरत That's होती है। true, बिना that's रिसर्चर के प्रोफेसर को कोई नहीं पूछता। जिस That's प्रोफेसर के अंडर अच्छे रिसर्चर्स नहीं है, उस प्रोफेसर को कोई नहीं पूछता। सो एवरीबडी नीड्स अ गुड रिसर्चर। सो ट्राई टू ओन योर सब्जेक्ट, ट्राई टू कमांड ओवर योर सब्जेक्ट। अगर आपका अपने सब्जेक्ट पर कमांड है, अपने टॉपिक पर कमांड है, तो किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। नोबडी विल फोर्सफुली थ्रो यू आउट ऑफ द इंटरव्यू रूम। वो कभी नहीं होता, वो नहीं होता। ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखिए। और आई होप कि अविचल ने जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं सीपीएस के इंटरव्यू के लिए, सीपीएस के जो स्टूडेंट्स, आई होप सबको काफी मदद एक मिलेगी। चीज मैं बस ऐड करना चाहूंगा कि इंटरव्यू में अगर आप जब बैठते हैं तो इंटरव्यू कैसे टैकल करना चाहिए। तो आपका जो इंटरव्यू आप देते हैं तो उसका कमांड पूरा आपके हाथ में रहना चाहिए। इसके मतलब इसका मसलन ये है कि अब कभी आपको एक कंप्लीट आंसर नहीं देना है। आपको जो आपके जो पैनल है उनके तरफ कीवर्ड्स जो है आपको कीवर्ड्स ड्रॉप करने हैं। अगर आप कीवर्ड्स ड्रॉप करते हैं तो वो वही कीवर्ड से आपको जो है सवाल पूछेंगे और आपको अपने नॉलेज से ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। जो भी आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखा है सबसे पहले आपके उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए और उसके बाहर का अगर कोई सवाल आता है तो ऑनेस्टली बता देना है कि इस पे मैंने जो है काम अभी तक नहीं किया या मेरे इस पे रीडिंग उतनी नहीं है, बट इन फ्यूचर आई विल डू दैट। और तीसरी चीज़ याद रखनी है कि आपको कंप्लीट आंसर कभी नहीं देना है। आपको जो है कीवर्ड्स आपको ड्रॉप करने हैं, तो वही कीवर्ड से जो है सवाल, तो इंटरव्यू आपके हाथ में रहेगा और इंटरव्यू जितना आपके हाथ में रहेगा आपके उतने चांसेस है कि इंटरव्यू ज़्यादा देर चलेगा और आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। अगर जिस समय प्रोफेसर या फैकल्टी ने इंटरव्यू उनके हाथ में चले गया तो फिर वहाँ से चीज़ों को वापस लाना जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ जेएनयू के इंटरव्यू के लिए नहीं, आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी इंटरव्यू में चले जाइए तो ये इंटरव्यू की ये टैक्टिक जो है हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। तो एक टाइप से अगर समराइज कर दूं तो बी ऑनेस्ट अबाउट योर सब्जेक्ट एंड योर टॉपिक, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो वो इंटरव्यू फिर इंटरव्यूअर के पास चला जाता है कि वो कैसे उस इंटरव्यू को मोड़ना चाह रहा है, वो किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। तो बी ऑनेस्ट अबाउट योर टॉपिक, बी ऑनेस्ट अबाउट योर theories or whatever you have read. That's right. So thank you so much Avichal to come on our channel. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों तक, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी है, उनके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितना आप इस चीज़ की रीच बढ़े उतना हमारे जो समाज के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मदद मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू मच। और आई होप कि अविचल ने जो आपको टिप्स दिए हैं वो आपके सीपीएस के इंटरव्यू को क्रैक करने में ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। सो लाइक और शेयर करना मत भूलना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके तो वहां तक पहुंचाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और इंटरव्यूज लाते रहेंगे बाकी सेंटर्स के लिए भी। थैंक यू सो मच।